करते हैं, ठीक है ना? 3 प्रकार से परिवहन को डिवाइड करते हैं। परिवहन को कैसे-कैसे बाँटते हैं सुनो एक बार। देखो, सबसे पहला परिवहन का सबसे पहले तो आप ये देखो कि परिवहन होता क्या है? पहला तो यही मामला है, सबसे पहली चीज़ तो आप लिखो पहली बात तो परिवहन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ पीपीटी के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे बता रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग अब, ठीक है ना? इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी मैं तुम्हें पीपीटी ऐसे लेकर के पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? ये बता देता हूँ पहले, फिर तुम गाने मत गाना, ठीक है? कि सर जी ऐसे मत बताओ, वैसे बता दो, वैसे बता दो। हम तो बिल्कुल इनफॉर्मेट बालक हैं, हम कैसे पढ़ पाएँगे, नादान है ना? तो वो सब मत करना। परिवहन क्या होता है पहले तो इस पे आप आओ। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, परिवहन क्या होता है? तो लिखो, किसी वस्तु, व्यक्ति या जीवों, वस्तु, व्यक्ति या जीव, कोई जानवर होता है ना, जीव आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना। स्थान पर लाना ले जाना। लाना ले जाना। ले जाना, जाना ही परिवहन कहलाता है। लिखना चाहो तो लिख लो आप इसको, परिवहन कहलाता है। कहलाता है। परिवहन कहलाता है। एक बात, दूसरा लिखो रसद। रसद लॉजिस्टिक लिखो। लॉजिस्टिक, रसद क्या है? लिखो किसी वस्तु को उसके उत्पादन स्थल से उत्पादन स्थल से उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुँचाने में उपभोक्ता तक पहुँचाने में पहुँचाने में लगने वाला खर्च लगने वाला खर्च होता है। लगने वाला खर्च होता है। लगने वाला खर्च होता है। देखो, कोई वस्तु मान लो किसी फैक्ट्री में ये मार्कर बना, ये पेन जहाँ बना, वहाँ से लेकर केजीएस तक जितना आने में इसको खर्चा लगा, ₹2, ₹1, ₹3, ₹5, उसको हमने क्या कहा? लॉजिस्टिक कहा। सरकार लेकर आई और भारतीय रसद नीति, है ना? तो आप कहोगे कि भारतीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जो थी, लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है, ये भारत सरकार लेके आई और ये लॉजिस्टिक पॉलिसी जो लागू हुई जिस दिन, उस दिन की तारीख है और उस दिन भाई हमारा जो लॉजिस्टिक है ना, वो हम लॉजिस्टिक के मामले में विश्व में 44वें स्थान पर आते हैं, 2018 का डेटा है। तो हम जो है 44वें स्थान पर आते हैं, मतलब 38वें स्थान पर आते हैं, है ना? 2023। हाँ, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हम आते हैं कितने पर? तो हम आते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर हम आते हैं और ये आते हैं, अच्छा ये आ गई क्या? भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर है, 2025 की लॉजिस्टिक पॉलिसी, रसद प्रदर्शन सूचकांक। हाँ, तो हम जो है ना, ये आप देखोगे तो 38वें स्थान पर है ना? तो 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर हम आते हैं, 38वें स्थान पर। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई, इस एलपीआई में हमारा कौन सा स्थान है? तो एलपीआई में हमारा 38वां स्थान है। तो आप देखो समग्र रूप से देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। समग्र रूप से रसद प्रदर्शन सूचकांक में रसद प्रदर्शन सूचकांक 2025 में हमारा 25वां स्थान है। ये भारत का 25वां स्थान है। भारत का विश्व में 25वां स्थान है। भारत का विश्व में 25वां स्थान है। 25 नहीं यार, 38वां स्थान है। 38वां स्थान है। कितना तगड़ा क्वेश्चन लिखवा दिया आपको। कितना जबरदस्त क्वेश्चन लिखवा दिया। एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई 2025, है ना? एलपीआई 2025। इस एलपीआई 2025 में हमारा कौन सा स्थान है? ये हमारा 38वां स्थान है। 38वां स्थान है, ठीक है ना? तो लॉजिस्टिक पॉलिसी भारत सरकार लेकर के आई 2000, अरे यार लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है, लॉजिस्टिक नीति, ठीक है ना? ये लॉजिस्टिक नीति 2022, ठीक है? इसको लागू किया गया था 17 सितंबर, शायद मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जो थी, ये कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 2000, इसका समय है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये तारीख याद नहीं आ रही यार मुझे सच में, थोड़ा लग रहा है। मुझे याद थी, मैंने अच्छे से रटा था। इसकी लागू होने की तारीख 17 सितंबर, यस ऐसे बोल सकता हूँ मैं यार। मैं रटा था रटा था मैंने यार, गजब भाई। ये प्रयोग तो मैंने कई बार कर लिया। कई इंपॉर्टेंट डेट में ऐसे रटता हूँ, फिर मैं कभी नहीं भूलता हूँ उसको, है ना? 17 सितंबर मेरे दिमाग में था, 17 सितंबर मैं रटा था बहुत तगड़े तरीके से इसको। 17 सितंबर ऐसे रटा था। अब 2022 नहीं रटा, तो 22 में कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन 17 सितंबर में कंफ्यूज नहीं होता हूँ, ठीक है ना? तो लिखो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय रसद नीति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, राष्ट्रीय रसद नीति। नीति ये कब लागू होती है? नीति या नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पॉलिसी कब लागू हुई? ये 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। 2022 को लागू हुई। तो लागू हुई 17 सितंबर 2022 को लागू हुई, ठीक है ना? राष्ट्रीय रसद नीति जो है, वो वो हुई लागू आपकी कब? 17 सितंबर 2022 को, ठीक है? अब सुनो, सड़क परिवहन, और इसमें आप देखोगे तो ये सबसे पुराना माध्यम है। तो सबसे पुराना परिवहन है, सबसे पुराना माध्यम है, परिवहन का माध्यम है, परिवहन का माध्यम, ठीक है ना? सबसे पुराना परिवहन का माध्यम। ये जल परिवहन पर्यावरणीय अनुकूल है, मतलब प्रदूषण कम होता है, अनुकूल परिवहन माध्यम है, परिवहन का माध्यम है। और ये सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम है, सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम, तीव्र परिवहन का माध्यम,
सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम है, वो सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम कौन सा है? तो ये है आपका वायु परिवहन, ये वायु परिवहन है, ठीक है ना? तो ये कुल मिला के आपका लिखो आप परिवहन स्थल, जल पर वायु। स्थल में 2 आते हैं, सड़क और रेल। जल में सबसे पर्यावरण के अनुकूल, वायु में सबसे तीव्र परिवहन का माध्यम। महँगा है, सबसे महँगा भी, ये ध्यान रखना। सबसे महँगा है, सबसे महँगा है, महँगा है। सस्ता कौन पड़ता है? तो रेल भी सस्ता है और आपका ये भी जल परिवहन भी सस्ता ही आता है, ठीक है ना? हाँ, तो आप लिखो इसमें, लिखो ये, ऐसे लिखो ये। लिखाऊँ क्या? बोल दो, फिर बाद में मुँह मत बनाना। अभी बोल दो, लिखवाना है तो। जल्दी बोल दो, खुद लिख लो, बाद में तो वैसे बता दो मुझे। नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ ऐसे, एक-एक कर करके ऐसे लिखवा रहा हूँ ऐसे ही। हो गया? या वैसे बताऊँ सीधा लिख लोगे बाद में? थोड़ा लिखो, स्पीड से लिखो ना। हाँ, हाँ, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी से होता है। तो इसमें आप कह सकते हो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी से होता है, ठीक है ना? ठीक है, लिखवा दीजिए सर, लिखवा दीजिए। हाँ, तो लिखो फिर इसको, ये लिखो, फिर ये लिखो। लिखो, थोड़ा सा स्पीड से लिखो, थोड़ा स्पीड से लिखो। ये तो मैंने साथ लिख लिया होगा, ये लिख लो बस खाली। जल्दी बनाओ अब, इनको लिखते जाओ फटाफट, फटाफट, थोड़ा स्पीड के साथ में, थोड़ा सा स्पीड बना करके लिखना ना। तो ये ध्यान रखना कि डोर टू डोर पहुँच का माध्यम है। तो देखो, डोर टू डोर पहुँच का माध्यम है। डोर टू डोर पहुँच, डोर टू डोर पहुँच का माध्यम है। तो देखो, डोर टू डोर पहुँच का माध्यम है। डोर टू डोर पहुँच का माध्यम, पहुँच का माध्यम, पहुँच का माध्यम है। तो ये देखो, डोर टू डोर पहुँच का माध्यम है। अब सुन लो एक बार चुपचाप, अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, सुनना, फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना? सुनो, एक आता है नागपुर प्लान। तो नागपुर योजना, नागपुर योजना बनी 1944। नागपुर योजना किस वर्ष बनी? 1944। इसमें सड़कों को, इस योजना के अंतर्गत देखो, इस देखो इसमें ठीक है। तो आप पहले तक लाइन देखो, फिर बताता हूँ। देखो, सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई, सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई, सड़क परिवहन द्वारा लगभग 67% माल ढुलाई तथा 80% यात्री यातायात संचालन किया जाता है। 80% यात्री 80% यात्री 80% यात्री यात्री यातायात संचालन किया जाता है। यात्री यातायात संचालन किया जाता है। यात्री यातायात संचालन किया जाता है। 1943 आएगा नागपुर प्लान ना? 1943, ठीक है। तो संचालन किया जाता है। इसमें लिखो आगे, नागपुर योजना, नागपुर योजना, नागपुर योजना लिखो, लिखो। इस योजना को 1943 में तैयार किया गया, तैयार किया गया, किया गया, जिसके अंतर्गत तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत लिखते जाओ फटाफट खींच के, जिसके अंतर्गत अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत सड़कों के विकास हेतु 4 वर्गों में बांटा गया, वर्गों में बांटा गया, में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। डैश कर दो। एक लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 146 195 किलोमीटर, रोड मत लिखो। दूसरा लिखो स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। तीसरा लिखो थर्ड, जिला सड़कें, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें। 4 वर्गों में बांटते सड़कों को ना। तो हाँ, ऐसे बोलो भाई, 4 प्रकार से ऐसे बांटो आप सड़कों को। ऐसे आप 4 प्रकार से बांटो, इस तरीके से सड़कों को आप वर्गीकृत करो। ऐसे आप सड़कों को बांटो, ऐसे सड़कों को बांटो आप, ऐसे सड़कों को बांटो। नागपुर योजना में ये बातें आपकी कह दी गई, नागपुर योजना में ये सब बातें बता दी गई, ठीक है ना? ठीक है ना? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और आपके जो है विलेज रोड्स या ग्रामीण सड़क, 4 प्रकारों में बांट दिया, ठीक है ना? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो आप राष्ट्रीय राजमार्ग, हेडिंग लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय हाईवे, हाईवे, नेशनल रोड्स लिखो, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, देखो नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे लिखा भाई, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, नेशनल हाईवे। देखो स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय इनकी कुल लंबाई के समय वर्ष 1951 में, के समय वर्ष 1951 में एनएच की कुल लंबाई, एनएच की कुल लंबाई केवल 19,700 किलोमीटर। वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में 94,000 समथिंग थी, 91,287 किलोमीटर, 91,287 किलोमीटर।
287 किलोमीटर की जो जिनकी वर्तमान में लंबाई 146 195 इसमें मत जाना 145 लिखा है तो ये अपडेट हो गया 146 195 किलोमीटर है। वर्तमान लंबाई 146 195 किलोमीटर है। 146 195 1,40,195 किलोमीटर है। 146 195 किलोमीटर है। 146 195 किलोमीटर है। ठीक है 146 195 किलोमीटर है। तो ये आपने लिखा सबसे पहले। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अगला लिखो आप। लिखो नेक्स्ट में लिखो लिखो वर्ष 2023-24 में 2023-24 में 2023-24 में राष्ट्रीय राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दर प्रतिदिन कितनी है? 28.3 किलोमीटर है। 28.3 किलोमीटर है। 28.3 किलोमीटर है। प्रतिदिन रोजाना की हम डेली 28.3 किलोमीटर लंबा सड़क बनाते हैं। डेली इतना सड़क बनता है, इस एवरेज से बन रहा है, इस औसत के साथ बन रहा है। ठीक है ना? इस औसत से बन रहा है। फिर आप लिखो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 599 किलोमीटर है। 599 किलोमीटर 599 है किलोमीटर नहीं, कुल संख्या 599। सबसे अधिक जो नेशनल हाईवे संख्या में है उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है। तो लिखो आप इसमें, लिखो आप इसमें, इसमें आप लिखो लिखो इसमें मैं एक चार्ट बनवाता हूँ, टेबल बनवाता हूँ एक। लिखो एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप तो इसको लिखना ना। क्रम संख्या, क्रम संख्या, ठीक है ना? संख्या एनएच की संख्या, एनएच की संख्या की दृष्टि से, एनएच की संख्या की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम, राज्यों का अवरोही क्रम। फिर लिखो एनएच की लंबाई, एनएच की लंबाई, एनएच की लंबाई की दृष्टि से, एनएच की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम। एनएच की लंबाई देखो आप, एक नंबर संख्या में देखो आप, महाराष्ट्र में 102 है और लंबाई में सबसे अधिक किसकी है? उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र एक नंबर पर कितने? 102 एनएच है, 102 एनएच है। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश 12,270 किलोमीटर, पॉइंट 23 है लेकिन अब लिखिए नहीं पॉइंट 23। दूसरे सबसे अधिक एनएच नंबर में देखो, नंबर में तो सबसे अधिक एनएच दूसरे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक एनएच किसमें? यूपी में, 88 एनएच है यूपी में। और लंबाई आप देखोगे, लंबाई में फिर आपका आता है कौन सा? तो लगभग लगभग आपका ये राजस्थान 10,706 किलोमीटर। दूसरा इसमें आता है राजस्थान, राजस्थान 10,706 किलोमीटर, 10,706 किलोमीटर, 10,706 किलोमीटर। तीन नंबर, तीन नंबर संख्या में 88, फिर इसके बाद 55 आंध्र प्रदेश। संख्या में आता है कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कितने हैं? 55। आंध्र प्रदेश में कितने? 55 एनएच 55। आंध्र प्रदेश कितने? 55। लंबाई में आप देखोगे तो आपको आता है एमपी 9104, एमपी आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आता है। अब सबकी तो भाई लंबाई याद रखना मुश्किल है। 4 नंबर 52 के साथ राजस्थान 4 नंबर पे है। तो 52 एनएच है किसमें? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान। और लंबाई में फिर कौन सा आएगा आपका? तो आपका 8886 63 के साथ में आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखना आपका, ये हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? ये जो है आपका मामला हो गया यहाँ तक का, ठीक है ना? ये यहाँ तक का हो गया। तो आप एक काम करो, बनाओ उसको फटाफट एक बार, ये चार्ट बनाओ। ठीक है, ये लो, चलो लो भाई लिख लो इसको जल्दी से ना। चलो इसको लिखो पहले, कौन क्लास में सुबह से था कौन नहीं था, ये सब बात की बातें भाई। तुम इस पे ज़्यादा ध्यान देते हो इन सब चीज़ों के ऊपर, और जो है पढ़ाई पे कम ध्यान देते हुए हैं, है भाई? तो भाई बताओ, बताओ मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, मेजर नेशनल हाईवे, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कौन कौन से हैं? सुनो एक बार, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, सुनो प्लीज ध्यान दो एक बार। मैं लिख रहा हूँ NH1, NH1 पूरी से ले, पूरी से ले, पूरी से ले। मैं लिख रहा हूँ NH2, ये आपका पड़ता है कहाँ पर? NH2 डिब्रूगढ़ से तुईपांग मिजोरम, डिब्रूगढ़ असम से, डिब्रूगढ़ असम से, असम से तुईपांग मिजोरम, तुईपांग मिजोरम, तुईपांग मिजोरम, डिब्रूगढ़ असम से तुईपांग मिजोरम, पूरी से ले तुईपांग से और डिब्रूगढ़, ठीक है ना? सुनो बेटा 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 सुनो सुनो, ओल्ड NH1 प्लस ओल्ड NH2 दोनों मिलकर के बनता है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, या इसको बोलते हैं शाही सड़क, शाही सड़क। ये बनवाया था किसने? ये बनवाया था
शेरशाह सूरी ने निर्माण, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया, शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया, ठीक है ना? शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ठीक है ना? शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है ना? शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है? शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण करवाया गया, हो गया। ये NH-12 पहले अलग थे, पहले NH-1 था दिल्ली से अमृतसर। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ चलो, पहले NH-1 था यहाँ पर, पहले NH-1 देखो दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर, ठीक है दिल्ली टू अमृतसर, और ये था दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता। ये NH-2 था, NH-2 अभी NH-19 हो गया ये, ठीक है ना? और ये तुम्हारा NH-1, ठीक है? तो ये NH-1 था, हो गया। अब एक काम करो जल्दी लिखो फटाफट इसको। अरे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ तुम्हें मैं, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ, ये वाला बढ़िया तरीके से, अच्छे से इसको सीख लो, है ना? अच्छे से इसको सीख लो, 3-4 क्लासें लगेंगी। हेलो सर, 3-4 कोई बात नहीं। ना लाइव नंबर 3 और जो है ना ये अंडमान निकोबार के ऊपर है, चिड़िया टापू से और पोर्ट ब्लेयर, चिड़िया टापू बीच से, चिड़िया टापू एक बीच भी पड़ता है अंडमान निकोबार में, है ना? दक्षिण अंडमान के ऊपर, चिड़िया टापू से, और ये आपका पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम है ना? पोर्ट ब्लेयर लिख दो पहले, कोई बात नहीं, पोर्ट ब्लेयर लिख दो आप, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। पहले इसका पुराना नाम 223 था पहले ना, फिर इसके बाद में लिखो NH-4 के बाद में NH-5, NH-5 लिखो, NH-5, NH-5 लिखो, नेशनल हाईवे नंबर 5, NH-5 लिखो, NH-5, NH-5 कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा हुआ करता है, ठीक है ना? तो NH-7 फाजिल का पंजाब से माणा, फाजिल का पंजाब से माणा, माना या माणा, माणा गाँव उत्तराखंड, सागा माना नीति लिखो, बताया था। NH-8 वैसे NH-7 पहले ओल्ड NH-7 जरूर याद कर लेना, ओल्ड NH-7 बेवकूफ़ अभी भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं। ओल्ड वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। NH-8 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 जो है ये करीमगंज असम से सबरूम, करीमगंज असम से सबरूम, सबरूम, सबरूम कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा। पुराना NH-8 आपका हुआ करता था दिल्ली से मुंबई, ओल्ड NH-8, ओल्ड NH-8 दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई, ठीक है ना? फिर लिखो आप NH-9 मलोड, एक आपका NH जो है 10 तो नहीं लिखवाएंगे, प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, NH-13, NH-13 लिखो, NH-13, NH-13, NH-13 एक आपका NH जो है 10 तो नहीं लिखवाएंगे, NH-11 लिखो सीधा, NH-11 इस पर भी आते हैं एक बार, NH NH-13 लिखो सीधा, NH-13, 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 NH-13 लिखो, NH-13 लिखो, तवांग से वाक्रो, तवांग से वाक्रो, तवांग से धाम से, धाम से, धाम से, धाम से, अंगूर पंजाब से, अंकोला कर्नाटक, NH-66, NH-66 पनवेल नई मुंबई, ठीक है, कन्याकुमारी। एक बार ये लिख दो सारे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना? फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो पहले बच्चे 3 गुना क्लास में आया करते थे, जैसे ही पता चला पेपर खिसक गया, एक ही हो गया क्लास में लाइव पेपर था सिर पे, तो सारे टेंशन में सारे क्लास में आ रहे हैं। अब पेपर जैसे पता चला खिसक लिया, बच्चे भी खिसक गया सच में। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पनवेल निकलना है क्या? हाँ सर, बहुत सारे बच्चों को पनवेल, हाँ निकल जाओ पनवेल, मुझे पनवेल निकलना है हाँ, चलिए ठीक है। बरसाती में बरसात आई तो उछल लिए फिर चले गए हाँ, आज तो बहुत कम है, वही तो मैं देख रहा हूँ। पेपर पेपर खिसक गया, बालक खिसक लिए हैं? लिख लिया सबने? लिखा, वेरी गुड। अगला लिखें, अगला देखो, अगला नेक्स्ट चलते हैं। हेडिंग लिखो आप, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP लिखो, NHDP लिखो, NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? NHDP, NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। चरण थे, 7 फेज थे, जिसे 7 चरण थे बस, खाली अरे यार पहले ये लिखना चाहिए था, कब शुरू हुआ? देखो इसे फर्स्ट मिशन शुरू किया गया, फर्स्ट मिशन नहीं, बोल ये नहीं है। NH-8, NH-4, NH-5, NH-2, ठीक है? देखो नया नाम, अभी जो नया नाम है NH-48 है, 8 का नाम क्या कर दिया? NH-48, NH-48 है। सुनो, क्लोन इसका, क्लोन है ये। देखो अभी पढ़ेंगे NH-4, 4 और 8, 4 8, 4 और 8 मिलाकर 48 कर दिया,
4 8 को कर दिया 48, तो 48 हो गया पूरा। इसका नया नाम NH19 है। नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? NH19। NH19 है। नया नाम NH16 है। नया नाम NH। ठीक है बेटा, सबसे लंबा भुजा यही है, सबसे लंबी भुजा यही है, ये वाली पूर्वी तट के सहारे, पूर्वी तट के सहारे, तट के सहारे, समानांतर, पूर्वी तट के समानांतर। ये प्रश्न आता है पेपर में, ठीक है ना? ये पेपर में आता है, बाकी मैं कल समझाऊंगा इसको आगे, कल पढ़ते हैं, ठीक है? थैंक यू। तो हमारा रखा था, तो परिवहन जरा एक बार करवाना है अपने को ना, परिवहन करवाना है तो परिवहन करवा देते हैं तुम्हें, ठीक है? तो परिवहन एक, मैं ना आपको परिवहन सिर्फ समझा रहा हूँ, परिवहन को लेकर के मैं कहीं बताया था भाई, लास्ट में क्या बताया था आपको, किसके ऊपर, अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा। 1 मिनट लिखते हैं, यहाँ चल करके आएंगे श्रीनगर से कन्याकुमारी, और यहाँ चलेंगे आप पोरबंदर से और सिलचर, सिलचर असम से लेकर के, सिलचर असम से लेकर के और कहाँ चलेगा आपका पोरबंदर, 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 और ये कहाँ पर आपका गुजरात है, पोरबंदर गुजरात है, पोरबंदर गुजरात है, सिलचर असम है ना, कन्याकुमारी हो गया, सिलचर असम। यहाँ से लेकर के ये वाला जो सड़क है, इसको भाई साहब कहते हैं NH27, NH27, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, और ये है तुम्हारा उत्तर दक्षिण, इसको कहते हैं NH44, NH44 कहते हैं इसको, NH44 कहते हैं इसको। ये उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर कहा जाता है, कॉरिडोर कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं इसको, ठीक है ना? ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है ना? इंडियन सोइल बचा हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है गाइस? ये कैसे संभव है भाई? ये कैसे बच सकता है यार? गलत बात है यार, बच गए तो, है ना? अगर ये बचल है तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, इसको नहीं बचना चाहिए तब तक। अच्छा नहीं हुआ ये बचा हुआ है, ठीक है? कोई नहीं, करवा देंगे, करवा देंगे, करवा देंगे, जो भी है सब करवा देंगे, जो है सब करवा देंगे। अरे विकास, तो ये है आपका, लिखो, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं, ये कहाँ काटते हैं? झांसी में, झांसी में एक दूसरे को झांसी में काटते हैं ना, झांसी में काटते हैं, झांसी में काटते हैं, झांसी में काटते हैं, झांसी में काटते हैं, ठीक है ना? तो ये कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे को। अब एक बार एक तो NH27 पर बात करते हैं, और फिर करते हैं किसके ऊपर? NH44 के ऊपर। NH27 जो है 3507 किलोमीटर लंबा है, और ये आपके 7 राज्य और कौन से दिन से गुजरता है? पेज दिया पीडीएफ दो ना। अब आप लिखो NH27, नेशनल हाईवे 27, NH27, नेशनल हाईवे 27, ये जो आपका आएगा NH27, ये आपका सिलचर असम से और आ गया। इसमें आप लिखेंगे कहाँ से चलता है? तो असम से चलता है, असम के बाद में पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है, असम के बाद में कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार जाता है, बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश जाता है, यूपी के बाद में MP जाता है, MP के बाद में राजस्थान जाता है, राजस्थान के बाद में ये कहाँ जाता है? महाराष्ट्र, नहीं गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात, गुजरात जाता है, गुजरात, गुजरात तक ये फैला हुआ है। तो आपके राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों में इसका क्या मिलता है? विस्तार आपका देखने को मिलेगा, और ये 3507 किलोमीटर के अराउंड ये आपका जो है इसकी टोटल लंबाई आपकी मिलेगी, ठीक है ना? 3507 किलोमीटर के आसपास की लंबाई मिलेगी इन 7 राज्यों से आपका NH27 होकर के गुजरता है। तो ये NH27 है, ठीक है ना? NH27 है, ठीक है? NH27 है, ओके। तो 3507 है, और बिहार में इसकी जो लंबाई है, तो बिहार में कितनी लंबाई है आप देखो एक बार, बिहार में ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया होगा आपको, हाँ? तो इसकी कुल जो लंबाई है, तो कुल लंबाई है 3507 किलोमीटर, कुल 3507 किलोमीटर लंबाई, कुल लंबाई 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर ना, कुल लंबाई 3507 किलोमीटर। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान और गुजरात, इन तमाम राज्यों के अंदर ये मिलता है। तो ये हो गया 3507। अगला देखो NH44, NH44, NH44 आप लिखें, NH44, NH44 लिखो, NH44, NH44, NH44 अगर आप चलोगे तो श्रीनगर, श्रीनगर बोले तो आपका कहाँ पर है? तो NH44 जहाँ से शुरू होता है श्रीनगर, श्रीनगर से आता है कन्याकुमारी, तो श्रीनगर मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना? राजस्थान, यूपी, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इसके बाद में ये नीचे आपका जो है इधर तमिलनाडु तक ही फिर ये आपका फैला हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ तक की आपका विस्तार मिलता है देखने को इसका। तो NH44 जो है इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई 37, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना? 3745 इसकी लंबाई है, 3745 लंबाई है, ठीक है? 3745 इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी, 3745 की लंबाई देखने को मिलेगी। लाओ दे दो मुझे। बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना और आपका ये वाला भी इससे भी जाता है, आंध्र और तेलंगाना से गुजरता है, फिर जाता है तमिलनाडु। आप इसमें देखो, इसमें देखो, मैं आपको पीडीएफ से बताऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना? हाँ देखो, ये रहा यहाँ पर आप देखो, इसमें NH44 लिखो, आप NH44 लिखो, NH44 लिखो आप, NH44 लिखो, NH44 लिखो, NH44। जम्मू कश्मीर लिखो, हिमाचल प्रदेश लिखो, पंजाब लिखो, हरियाणा लिखो, दिल्ली लिखो, यूपी लिखो, राजस्थान लिखो, इसके बाद MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखो लिखो, ये सारे सारे लिखो, इसमें लिखो जम्मू कश्मीर, फिर लिखो हिमाचल प्रदेश, फिर लिखो पंजाब, फिर लिखो हरियाणा, इसके बाद दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों से होकर गुजरता है ना? इन तमाम राज्यों से होकर गुजरता है, इन सभी राज्यों से। इसके अंदर आपके आगे सारे 1 2 3 4 5 6 और 6 12 12 स्टेट पड़ते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी कौन पड़ता है आपका? दिल्ली पड़ता है। एक यूनिट कौन पड़ता है? दिल्ली। इन सबसे ऊपर गुजरता है, इन सबसे ऊपर जाता है। फिर आप बात करोगे तो इसके ऊपर बड़े जो नगर पड़ते हैं इसके मार्ग में, वो बड़े नगर जालंधर है, आगरा है, ग्वालियर है, नागपुर है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, मदुरई है, और शुरू जो श्रीनगर से हो रहा है, खत्म कन्याकुमारी से हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये और आप क्या जाते हैं, तो आप इनके नाम लिख दो जल्दी फटाफट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है ना? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, और बड़े नगरों में जालंधर, आगरा, आगरा, ग्वालियर, नागपुर, हैदराबाद,
बेंगलोर, मदुरई, ये तमाम नगर इसके अंदर आते हैं, ये सभी नगर इसमें आते हैं। देखो भारत का सबसे लंबा एनएच है, भारत का सबसे लंबा एनएच है जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, एक्सटेंशन के साथ 4112 है, लेकिन अभी फिलहाल इसकी लंबाई आप देखोगे तो सड़क परिवहन मंत्रालय की जो रिपोर्ट आती है, उस एनुअल रिपोर्ट में इसकी लंबाई कितनी है? इतनी ही है, 3745 किलोमीटर ही है। तो 3745 किलोमीटर ही आप लिखो, 3745 किलोमीटर ही आप लिखो ना, 3745 किलोमीटर ही लंबाई इसकी केवल आप लिखो, ठीक है ना? 3745 किलोमीटर ही लंबाई इसकी आप लिख लो बस खाली, 3745 किलोमीटर ही लंबाई आप इसकी लिख लो, ठीक है ना? 3745 किलोमीटर लंबाई लिख लो इसकी, हो गया सबका? इसके बाद चलते हैं, बाद में लिखो तो बाद में लिख लेना, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक बार बता देता हूँ, फिर देखो एनएच 48 आप लिख लेना बाद में, घर पे बैठ करके तसल्ली से, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा, ठीक है ना? एनएच 48 की अगर बात करते हैं आप, एनएच 48 की, तो एनएच 48 जो है, एनएच 48 दिल्ली से मुंबई टू चेन्नई है, तो अभी अगर इसकी विस्तार की बात करें तो दिल्ली से चेन्नई का दो, मुंबई होकर के मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना? समझा चुका हूँ। देखो ये दिल्ली से शुरू हुआ, दिल्ली से निकलता है हरियाणा जाता है, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु चला जाता है और चेन्नई में खत्म होता है। दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से, तो दिल्ली से शुरू होता है तो हरियाणा का एक बड़ा नगर इस पर आता है, उसका नाम गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम एनएच 48 के ऊपर ही है। भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है? एनएच 48 ही है फिलहाल, तो गुड़गांव आता है, फिर राजस्थान के कई बड़े नगर आते हैं, जयपुर आता है, अजमेर आता है और आपका उदयपुर आता है, ठीक है ना? तो ये आपका आता है, फिर गुजरात, गुजरात के कई बड़े नगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा इस पर आते हैं, फिर महाराष्ट्र का एक बड़ा नगर इसमें मुंबई, मुंबई में ही जाता है, मुंबई में खत्म होता है, पहले 8 जो था दिल्ली से मुंबई, फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक का बेंगलुरु इसके ऊपर आता है और एक आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आता है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई इसके ऊपर आपका स्थित है। तो आप सॉरी ये देखोगे तो ये सब नगर आपके आएंगे, इसकी कुल लंबाई 2807 है, 2807 किलोमीटर लंबा है, यह है भारत का सबसे व्यस्त, भारत का सबसे व्यस्त है, तो भारत का सबसे व्यस्त, भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे, सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है ना, व्यस्ततम नेशनल हाईवे, व्यस्ततम नेशनल हाईवे है, भारत का सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे, भारत का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे, ठीक है ना? भारत का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे है, सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे, ठीक है? फिर आप देखो एनएच 27 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, इसके बाद जब हम चलते हैं तो एनएचडीपी का चरण 1 मैंने आपको बता दिया, एनएचडीपी का चरण 2 ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सारी सब बातें हो गई। अच्छा एक एनएच 44 के अंदर एक बात हमने लिखी नहीं, वो बहुत जरूरी है उसको लिखना क्योंकि सबसे लंबा है, तो उसमें एक पॉइंट आप एनएच 44 में लिख लो कि एनएच 44 की सबसे कम लंबाई हिमाचल प्रदेश में केवल 11 किलोमीटर, एनएच 44 की सबसे कम लंबाई हिमाचल प्रदेश में केवल 11 किलोमीटर है और सर्वाधिक लंबाई एमपी में 547 है, तो न्यूनतम और सर्वाधिक लंबाई वाला बहुत जरूरी था। और ये तो मैं खैर पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूं कि एनएच 7 पहले वाराणसी से कन्याकुमारी हुआ करता था, तो भारत का सबसे लंबा था, बाद में उसको फिर कर दिया गया 44 कर दिया, श्रीनगर से वाराणसी और फिर ये कन्याकुमारी कर दिया गया, तो सबसे लंबा फिर एनएच 44 आपका हो जाता है। एनएच 27 मैंने आपको बता दिया प्रॉपर तरीके से अच्छे से, एनएच 27 ये मैं डायग्राम, इस डायग्राम को तो हम देख चुके हैं पहले भी, इसको फिर से देख लो एक बार कि श्रीनगर तो दिल्ली, वाराणसी, झांसी, वाराणसी और झांसी और कन्याकुमारी, तो यहाँ से चलेंगे पोरबंदर, यहाँ से पोरबंदर से झांसी और फिर होते हुए फिर सिलचर असम, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का हो गया। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली से मुंबई टू चेन्नई वाया कोलकाता और फिर ये दिल्ली, ये आपका आ जाएगा। ये 44 हो गया, ये 27 हो गया, ये 48 हो गया, ये 19 16 हो गया और ये 19 हो गया, ठीक है ना? इसका पहले नाम 2 था, फिर ये 4 था, ये 5 था और ये 8 था ना, तो इसके नामकरण में फिर जो बदलाव काफी कर दिए गए थे। इसके बाद में अगर हम चलते हैं एनएचडीपी, अच्छा एनएचडीपी का तो ये हो गया था आपका 5846 किलोमीटर थी। इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर था, इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर था ना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसकी जो टोटल लेंथ थी, वो टोटल लेंथ थी 7142 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? 7142 किलोमीटर, 7142 किलोमीटर थी। तो नेक्स्ट आप देखो इसमें 7142 किलोमीटर थी, ये तमाम बातें हो गई हैं, ठीक है ना? अब हम आते हैं और अब हम आते हैं किसके ऊपर? अब हम आते हैं भाई, हम किस पर आते हैं, हम किस पर आते हैं? तो हम आते हैं किसके ऊपर? हम आते हैं एक पॉलिसी के ऊपर और इसका नाम है हरित राजमार्ग नीति, ठीक है ना? इसका नाम है हरित राजमार्ग नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित राजमार्ग नीति 2015, आप लिख दो हरित राजमार्ग नीति, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015, हरित राजमार्ग नीति 2015। देखो इसमें समझो आप कि इसमें आप देखोगे नहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिलाकर 7142 आपको, तो इसमें आप एक बात को समझो कि जब हम इसकी बात करते हैं हरित राजमार्ग नीति 2015 की बात करते हैं तो अच्छा बिहार ज्योग्राफी में लेक्चर 3 का पॉलिटी का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, प्लीज चेक कीजिए। तो अभी टेक्निकल टीम चेक करेगी, कोई बात नहीं, देखते हैं उसको दिखाते हैं। अब सुनो आप, ये तो आपका हो गया हरित राजमार्ग नीति, तो इसमें था क्या सिस्टम, एक बात को समझो कि जैसे क्या होता है कि कोई सड़क होता है, कोई सड़क है, सड़क के ऊपर चलते वाहन, सड़क के ऊपर वाहन चलते हैं, तो भाई सड़क के ऊपर वाहन चलते हैं तो उसमें तारकोल से बना हुआ सड़क होता है, सीमेंट का होता है, किसी का होता है, तो उसमें जब साधन चलते हैं तो पैर से वो रोड घिसता है, उसकी धूल मिट्टी उड़ करके बगल के जो खेत होते हैं, घर होते हैं या फिर वायुमंडल में वो फैल जाती है, सांस की संबंधित श्वसन संबंधी समस्या होती है, खेतों के अंदर वो लगातार तारकोल जमा होता रहेगा, तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता खत्म हो जाएगी। तो उसका पर्पस था ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का पर्पस था राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ और झाड़ियां लगाकर वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना। तो आप लिखो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग लिखना नहीं है, मतलब लिखोगे बाद में तुम लोग, तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ और झाड़ी लगा करके और क्या करना, वायु प्रदूषण और धूल का प्रभाव कम करना। ऐसे ही सरकार एक लेकर के आई ग्रीन मफलर योजना, है ना, ग्रीन मफलर प्लान था। ग्रीन मफलर प्लान क्या था कि जो रिहायशी इलाके, जैसे मान लो कि आपका गुड़गांव है, मान लो ऐसे कि गुड़गांव से जैसे आपका हाईवे गुजरता है, दिल्ली से मान लो कोई हाईवे गुजरता है, मान लो जयपुर से कोई गुजरता है, पटना से कोई गुजरता है, इलाहाबाद से गुजरता है, तो हाईवे जो रिहायशी इलाकों से जाते हैं या कोई भी सड़कें जो चौड़ी सड़कें, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, कोई भी सड़क जो बने होते हैं, तो उनकी वजह से वहां बहुत पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी होता है। तो ग्रीन मफलर में क्या था कि रिहायशी इलाकों में राजमार्गों के आसपास 4 से 6 लाइन की पंक्तियां बना दो, 4 से 6 लाइन पंक्तियां किसकी बना दो, तो 4 से 6 लाइन पंक्तियां बना दो किसकी, कि वो पेड़ों की, जिसमें नीम और अशोक के पेड़ लगा दो, ताकि वहां पर ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ग्रीन मफलर जो था, ग्रीन मफलर उसका था ये वाला। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर 2000 को 25 दिसंबर को जब भी बिहार सरकार, अरे बिहार का नाम आ रहा है, जब भी कभी 25 दिसंबर को आप देखना खूब सारी स्कीम्स आती हैं। आपको पता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2025 को, देखो ये तारीख भी याद रखना, 25 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2025 को, 25 दिसंबर 2025 को आपको मैं बताऊं तो 25 दिसंबर 2025 को क्या हुआ था, 25 दिसंबर 2025 को, है ना, 25 दिसंबर 2025 को क्या हुआ था, 25 दिसंबर 2025 को क्या हुआ था, अभी अभी रिसेंटली, अभी मतलब मान लो कि कितना आज 5 तारीख है ना, तो 10 दिन पहले नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है ना इस दिन। अब बताओ एक और ये हमारी जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, क्या नाम इनका यार, ये कह रहे हैं कि इनका स्टेटमेंट था कि हर 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा बनकर। अभी प्रधानमंत्री जी दरभंगा में एयरपोर्ट का शुभारंभ करके गए थे। अभी इस जनवरी में संभवतः नोएडा के अंदर जो आपका जेवर एयरपोर्ट है, ये शुरू होने की संभावना है, जनवरी में हो जाएगा, फरवरी मार्च में लगा लो। तो खूब सारे एयरपोर्ट देश के अंदर बन रहे हैं, चारों तरफ एयरपोर्ट बहुत बने भाई, है ना, एयरपोर्ट का काम बड़ा तगड़े तरीके से चल रहा है। 140 से प्लस एयरपोर्ट है भारत के अंदर, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट का लोग खूब यूज कर रहे हैं, खूब उड़ रहे हैं हवाई जहाजों में ना। तो
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य क्या था? अच्छा 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाते हैं। इसका जो उद्देश्य था, वो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि 500 से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी गाँव हैं, उन सबको सड़क मार्ग से जोड़ना। 500 से ज़्यादा जनसंख्या वाले जितने भी सड़क गाँव हैं, जहाँ पॉपुलेशन 500 500 लोग रहते हैं, उन गाँव को आप किससे जोड़ दो? सड़कों के माध्यम से जोड़ दो, सड़कों से आप जोड़ दो। ये इसका पर्पज़ था, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन देखो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वन क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ लोगों की संख्या कम होती है, वहाँ लोग कम होते हैं। तो उसमें ये मेंशन किया गया कि जो मैदानी भाग है, उनमें 500 लोग अगर कहीं पर रहते हैं तो सड़क से जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अगर कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर कोई जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ केवल 250 लोग निवास करते हैं, तो उनको सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। ये इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब सुनिए आप, अब अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ट्रेन रेल परिवहन पर बात करते हैं, है ना? रेल परिवहन पर अगर हम बात करते हैं, तो रेल परिवहन पर अगर बात करते हैं, तो देखो विश्व में प्रथम जो रेल चली, वो विश्व में पहली रेल। तो ये विश्व में पहली रेल, अगर हम रेल परिवहन की बात करें, रेल परिवहन की अगर बात करते हैं, तो रेल परिवहन रेल ट्रांसपोर्ट पर आप जब चलेंगे, तो रेल परिवहन थी कि विश्व में पहली रेल, विश्व में प्रथम जो रेल थी, विश्व में प्रथम जो रेल थी, वो प्रथम रेल कहाँ चली थी? तो ये लिवरपूल से मैनचेस्टर, लिवरपूल से मैनचेस्टर, लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य, से मैनचेस्टर, लिवरपूल से और मैनचेस्टर, ठीक है? विश्व में पहली रेल चली लिवरपूल से मैनचेस्टर। 1900 कब चली? किस वर्ष? 1825 में, ठीक है ना? 1825 में चली लिवरपूल से मैनचेस्टर, विश्व में पहली रेल। भारत में प्रथम रेल जो चली, भारत में प्रथम रेल, तो प्रथम रेल जो संचालन था, प्रथम रेल संचालन जो था, ये प्रथम रेल संचालन जो था ना, वो कब हुआ? तो भारत में प्रथम रेल संचालन हुआ, ये हुआ आपका, और ये हुआ सबसे पहला, ये हुआ मुंबई और ठाणे के मध्य, मुंबई व ठाणे के मध्य, मुंबई व ठाणे के मध्य, ठीक है ना? ठाणे के मध्य, ठीक है, मुंबई व ठाणे के मध्य चली, ठीक है ना? मुंबई और ठाणे के मध्य चली, और ये चली कब? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 जो पहली रेल चली, जो प्रथम रेल चली, इसका नाम था फेरी द क्वीन, फेरी द क्वीन, फेरी द क्वीन, फेरी द क्वीन था, ठीक है ना? फेरी द क्वीन। तो ये कितना किलोमीटर की दूरी तय करी इसने? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है ना? फेरी द क्वीन, इसी का नाम था ब्लैक ब्यूटी, क्योंकि कोयले से चलती थी इसलिए इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है ना? फेरी द क्वीन या ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी, फेरी द क्वीन या ब्लैक ब्यूटी था। और पहली रेल 16 अप्रैल 1853 चली, मुंबई ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की क्या थी? लंबाई थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल, है ना? तो प्रथम जो विद्युत रेल थी, वो 1925 में चली। प्रथम जो विद्युत रेल थी, वो इलेक्ट्रिक जो रेल थी, वो विद्युत रेल थी 1925 में, है ना? विद्युत रेल 1925 में, विद्युत रेल 1925 में चली, ठीक है? तो प्रथम विद्युत रेल जो चली वो कब चली? 1925 में, और 1925 में चली। ये पहली विद्युत रेल थी भारत की। भारत में पहली रेल तो चल गई मुंबई ठाणे के बीच में, लेकिन पहली विद्युत रेल चली 1853 के बाद 1925 के अंदर चली, 1925 के अंदर ये रेल चलती है भारत के बीच में, ठीक है ना? ये चलती है आपकी इसके बीच में चलती है, ठीक है? फिर आप चलोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो नेक्स्ट आप देखो अगला पॉइंट क्या है? तो देखो नेक्स्ट क्या है? भाई मैं थोड़ा-सा स्पीड में, हल्का सा स्पीड, बहुत स्पीड नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। ये ध्यान रखना, कभी सोचो मैं खींच के पढ़ा रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है ना। तो नॉर्मली चीज़ें समझा दे रहा हूँ, बस लिखवा नहीं रहा हूँ, है ना? लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ रहा है बस, ठीक है ना? केवल लिखवा नहीं रहा हूँ बस, इतना। हाँ जी, इसमें भी लिख। अब सुनो, जब रेल परिवहन की बात करता है, तो रेलवे, इसमें थोड़ा साफ नहीं लिख रखा है, ये लिख देता हूँ। भारत रेलवे, वह भारत रेलवे एकल प्रबंधन प्रणाली में, एकल प्रबंधन प्रणाली, एकल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना? एकल प्रबंधन प्रणाली। तो एकल प्रबंधन प्रणाली में विश्व का तीसरा स्थान रखता है, प्रणाली में विश्व में तीसरे स्थान पर है, विश्व में तीसरे स्थान पर है, विश्व में यूएसए और रूस के बाद, यूएसए व रूस के बाद तीसरे स्थान पर है, यूएसए और रूस के बाद कौन से स्थान पर है? तो यूएसए रूस के बाद तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। एक बात ये होगी, तीसरे स्थान पर है, रूस और यूएसए के बाद कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। फिर अगर चलते हैं, रेल मार्गों की लंबाई सबसे अधिक, रेल मार्गों की लंबाई किसमें? उत्तर रेलवे में। तो आप कह दोगे रेल मार्गों की लंबाई, ठीक है ना? ना रेल मार्गों की लंबाई, 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 लंबाई की दृष्टि से, की दृष्टि से, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम अवरोही क्रम पर बात करें, से अवरोही क्रम पर बात करें, अवरोही क्रम पर बात करें, अवरोही क्रम पर बात करते हैं, तो रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से तो अवरोही क्रम है, उसमें सबसे पहला आता है, इसको बोलते हैं उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेल जोन, है ना? तो उत्तरी रेल जोन है सबसे पहला, जिसमें रेलवे लाइनों की कुल लंबाई 11,040 किलोमीटर है। रेल लाइनों की लंबाई कितनी है उत्तरी रेल जोन में? 11,040 किलोमीटर है। सेकंड अगर आप चलोगे दूसरा, तो दूसरा पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेल जोन है, पश्चिम रेल जोन है, पश्चिम रेल जोन है। तीसरा जो है, तीसरा तीसरा जो है वो कौन सा है? दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी रेल जोन, दक्षिणी पूर्वी रेल जोन, दक्षिणी पूर्वी रेल जोन, ठीक है ना? दक्षिणी पूर्वी रेल जोन है, दक्षिण पूर्वी रेल जोन है। और चौथा अगर अपन बात करें, चौथा तो ये आपका मध्य रेलवे है। चौथा जो है ना, ये कौन सा है? मध्य रेलवे, ठीक है ना? मध्य रेलवे है, मध्य रेलवे जोन है ना, मध्य रेल जोन है, ठीक है? तो एक आपका मध्य रेल जोन है, ठीक है ना? मध्य रेल जोन है, एक मध्य रेल जोन, दक्षिण पूर्वी रेल जोन, पश्चिम रेल जोन, उत्तर रेल जोन, 1140 किलोमीटर आएगा, 1140 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना? 1140 किलोमीटर आएगा, 1140 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना? 1140। अब सुनो आप, एक बात तो ये होगी रेल लाइनों की, रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से भारत का देखो, ये तो हमारी पास सबसे अधिक रेल लाइन कहाँ पर है? तो ये उत्तर रेलवे में, दूसरा हमारा पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम, फिर आपका कहाँ पे है? दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व में, फिर किसमें? मध्य में। लेकिन विश्व में अगर आप रेल की लंबाई की दृष्टि से देखोगे, तो रेल लाइनों की लंबाई में रूस, यूएसए, अमेरिका, चीन और रूस के बाद हमारा चौथा स्थान है। तो रेल लाइनों की लंबाई, रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से, रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से, रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से, रेल लाइनों की लंबाई की दृष्टि से यूएसए, रूस, चीन व रूस के बाद, चीन व रूस के पश्चात, चीन व रूस के पश्चात भारत का कौन सा स्थान है? के पश्चात भारत का कौन सा स्थान है? पश्चात भारत का कौन सा स्थान है? पश्चात भारत का कौन सा चौथा स्थान है? के पश्चात चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, चौथा स्थान है, चौथा स्थान आएगा, फोर्थ पहले से आएगा, फोर्थ पहले से आएगा। भारत का चौथा स्थान है, यूएसए, चीन और रूस के बाद में, यूएसए, चीन और रूस के बाद में। अब भारत में रेल जोन, भारत में रेल जोन की संख्या 18 है, 18 रेल जोन भारत के अंदर है। देखो भारत में जो रेल जोन की संख्या कुल 18 है। एक कोंकण रेलवे जोन को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये 19 हो जाते हैं कोंकण रेलवे को इसमें जोड़ते हैं, लेकिन 18 ही है ना। भारत में आप देखो कहीं भी तो आपको मिलेगा लिखा हुआ 18 रेल जोन भारत के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना? रेल जोन में आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो रेल जोन है, वो तो आपका सबसे बड़ा कौन सा आता है? तो सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा आता है? उत्तर रेलवे आता है। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा? 18 में उत्तर रेलवे। लेकिन पहला जो रेलवे जोन है वो मुंबई बिट्टी था, 1991 में स्थापित हुआ। तो आप कहोगे देश में रेलवे को कुल, है ना? रेलवे को कुल 18 रेल जोन में विभाजित किया गया, कुल 18 रेल जोन में विभाजित किया गया, रेल जोन में विभाजित किया गया, रेल जोन में विभाजित किया गया, ठीक है ना? विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है ना? विभाजित किया गया है, ओके, किया गया है। जिसमें सबसे पहला, जिसमें प्रथम रेल जोन कौन सा है? प्रथम रेल जोन मुंबई बिट्टी,
रेल जोन मुंबई वीटी है ना, मुंबई वीटी, मुंबई वीटी, मुंबई वीटी पहला रेल जोन कौन सा है? मुंबई वीटी, जो 1951 में स्थापित किया गया, 1951 में स्थापित किया गया, ठीक है ना, 1951 में स्थापित किया गया, 1951 में स्थापित किया गया, 1951 में स्थापित किया गया। तथा सबसे बड़ा रेल जोन, तथा सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन, सबसे बड़ा रेल जोन ये कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो ये आएगा आपका सबसे बड़ा रेल जोन, ये आएगा आपका कौन सा? उत्तर रेलवे, सबसे बड़ा उत्तर रेलवे है ना, उत्तर रेलवे है, ठीक है ना, उत्तर रेलवे, ठीक है ना, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन आएगा, ठीक है ना, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन आएगा, ठीक है ना, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन आएगा, ओके, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन आपका आ जाता है, क्लियर है बात? तो उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेल जोन आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जितने रेल जोन है उनको दिखाता हूँ आपको एक बार कि 18 रेल जोन जो है वो कौन-कौन से हैं, ठीक है ना? 18 रेल जोन कौन-कौन से? 18 रेल जोन कौन-कौन से? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा-सा टॉपिक बड़ा है, ये छोटा टॉपिक तो खैर नहीं है। ओह! मैं तो नहीं हुँ, 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 हुँ। हे भगवान! इसमें इस चैप्टर के कंप्लीट होने के ये डायग्राम दिखाना था तुमको। ये डायग्राम तुम्हें दिखाना था मेरे भाई, ये वाला डायग्राम बहुत इंपोर्टेंट डायग्राम है। मैंने इसमें सारे रेल जोन को लिख रखा है। ये सारे रेल जोन आपको डायग्राम जब आप नोट्स बनाएँ तो उस नोट्स में सारे लिख लेना ना। देखो कौन-कौन से हैं, है ना? कौन-कौन से हैं 18 रेल जोन? आ जाओ एक बार, इनके नाम देख लेते हैं कौन-कौन से आते हैं। 18 रेल जोन के नाम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले उत्तर रेल। उत्तर रेलवे जो जोन है ना, उस उत्तर रेलवे का मुख्यालय बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। फिर आओ सबसे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई। फिर आओ आप पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता में 3 रेल मुख्यालय हैं। कोलकाता में 3 रेल मुख्यालय हैं। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है। दक्षिण पूर्व रेलवे भी है यहाँ पर। गार्डन रीच कोलकाता है। गार्डन रीच कोलकाता है दक्षिण पूर्व रेलवे का। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी है जो कि आपका केवल कोलकाता इसमें कोलकाता में आ गया। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता और कोलकाता मेट्रो भी एक रेल जोन है, ठीक है ना? ऐसे करके आपके ये 3 रेल जोन खाली कोलकाता में। फिर आप पश्चिम में आएँगे, तो पश्चिम रेलवे जोन चर्च गेट मुंबई, पश्चिम रेलवे जोन चर्च गेट मुंबई। पश्चिम के बाद में आप उत्तर पूर्व में देखोगे तो उत्तरी पूर्वी रेलवे गोरखपुर यूपी। आप उत्तर में देखेंगे इलाहाबाद यूपी। जो यूपी में 2 आपके विशेष रूप से आ गए, एक उत्तर पूर्व और एक उत्तर मध्य आ गए। उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य आ गए। आप दक्षिण उत्तरी मध्य रेलवे नहीं पूर्वी मध्य रेलवे, तो पूर्वी मध्य रेलवे आपका हाजीपुर, पूर्वी ईस्टर्न मिडिल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ पर है आपका? हाजीपुर आएगा, हाजीपुर, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। कोलकाता मेट्रो कोलकाता में ही आ जाएगा। एक आपका गुवाहाटी, मालेगाँव गुवाहाटी के अंदर आता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालेगाँव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालेगाँव गुवाहाटी, ठीक है ना? एक आपका दक्षिण मध्य रेलवे जो आता है दक्षिण मध्य रेलवे, ये दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पर है? सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे कहाँ पर? हुबली, कर्नाटक। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, है ना? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वहीं, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी कहाँ पर है? आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर? हुबली। पश्चिम मध्य रेलवे कहाँ पर है? जबलपुर, पश्चिम मध्य कहाँ पर है? जबलपुर। मध्य रेलवे कहाँ पर है? मुंबई। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पर है? जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ पर है? जयपुर। 2 और विशेष रूप से बसते हैं, एक तो दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम और पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ पर है? भुवनेश्वर। तो दक्षिण मतलब नीचे की तरफ है, भुवनेश्वर मतलब ऊपर की तरफ है। तो पूर्वी तट ऊपर उड़ीसा भुवनेश्वर में है और दक्षिण कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। पूर्वोत्तर सीमांत ध्यान रखना, मालेगाँव गुवाहाटी के अंदर आता है। कौन सा? पूर्वोत्तर सीमांत आता है, पूर्वोत्तर सीमांत आता है। तो ऐसे करके आपके रेलवे के जोन है, ये रेलवे जोन है। अब चूंकि मेरी क्लास है मैराथन क्लास यूट्यूब के ऊपर, है ना? तो वैसे मेरी क्लास ले रहा हूँ 10 बजे से लगातार, तो मैं भी काफी थका हुआ हूँ, है ना? तो थोड़ा-सा छोटा 45 मिनट पढ़ाया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे पास स्पेस है, टाइम हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल-चाल? बढ़िया सब? तो सब ठीक-ठाक? क्लास स्टार्ट करें? तो आ जाओ क्लास पर आते हैं और क्लास पर अपनाते हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, है ना? क्या भाई बहन? यस सर। तो इसमें आप देखोगे तो पहले लिखो आप इनलैंड, अंतः स्थलीय जल परिवहन, अंतःस्थलीय जल परिवहन। देखो इसके लिए स्थापना इसके लिए इसके नियमन हेतु और इट्स रेगुलेशन, नियमन हेतु IAAI की स्थापना वर्ष 1986 में की गई, वर्ष 1986 में की गई, जिसका मुख्यालय जिसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में। IAA का मतलब होता है इनलैंड वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं वाटरवेज, सॉरी वाटरवेज आएगा, वाटरवेज आएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप एक बार लिखो भाई। इनलैंड वाटरवेज, नदियों के ऊपर वाटरवे बनाए जाएंगे, है ना? और उस सब के लिए जो है एक IAAI की स्थापना की गई और वो IAAI का मतलब होता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1986 में स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। इसने 5 नेशनल वाटरवेज सबसे पहले स्थापित किए। बाद में आता है नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, उसमें नए बना दिए गए 106।
टोटल नेशनल वाटरवेज की टोटल संख्या होगी कितनी, तो वो हो गई 111। फिर बाद में लिखो इसमें, आगे कंटिन्यू लिखो आगे चलकर। अच्छा, इसके द्वारा देश में आईडब्ल्यूए के द्वारा, आईडब्ल्यूए के द्वारा, आईडब्ल्यूए के द्वारा देश में 5 5 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थापित किए स्थापित किए गए स्थापित किए गए स्थापित किए गए 5 इनलैंड वाटरवे जो है नेशनल वाटरवे स्थापित किए गए, 5 नेशनल वाटरवे स्थापित किए गए। फिर लिखो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो सॉरी राष्ट्रीय नेशनल वाटरवेज एक्ट, जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत नए 105 106 नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने के बाद इनके देश में कुल संख्या घोषित किए जाने के बाद किए जाने के पश्चात पश्चात इनकी कुल संख्या देश में वर्तमान में 111 5 + 106 हो गई है ये लिखो बेटा, ये लिखो एक बार। अच्छा, थोड़ा वैसे पढ़ा हूँ ना, सुबह से बहुत क्लास लगी हुई थी, कई सारी क्लासेस वैसे, तो थोड़ा सा समझो बात को, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना कि लगातार मैं यार यहाँ पता नहीं पटना में नींद नहीं आती है रात रात। यार यहाँ बहुत समस्या है, बहुत रेडिएशन बहुत है यहाँ, है ना, बहुत रेडिएशन है। नहीं, मैप का मैंने तुम्हें पढ़ा तो दिया, अरे सारे महाद्वीप करवा तो दिए, वही तो है मैप की क्लास। वो क्या है मैप में, एक पीपीटी लगा दो ना थोड़ा सा। इसको भेजना है ना, और बिहार लगा करके साथ ये जैसे अपने को बीपीएससी का फिक्स पता रहता है कितने क्वेश्चन आएंगे ना। हो गया, इसमें तो मैंने बता दिया आपको। अभी जो संचालित कितने हैं वो 12 है, टोटल ऑपरेटेड कितने 12। अब मैं आपको पहले बताता हूँ सारे एक बार, फिर आप एक एक करके लिख लेना, ठीक है ना। पहले बता दे रहा हूँ, फिर आप एक एक करके लिख लेना, ठीक है। पहले ये कैसे हुआ कि इंडिया की मिट्टियाँ छूट गई तुम्हारी, है ना, गलत बात है, इंडिया की मिट्टी नहीं छूटनी चाहिए थी। देखो इसमें तो मैंने बता दिया आपको, अभी जो संचालित कितने हैं वो 12 है, टोटल ऑपरेटेड कितने 12। अब मैं भारत की मिट्टी है ना, इंडिया की मिट्टियाँ छूट गई तुम्हारी, है ना, गलत बात है, इंडिया की मिट्टी नहीं छूटनी चाहिए थी। एक बार फिर आप एक एक करके लिख लेना, ठीक है ना। पहले बता दे रहा हूँ, फिर आप एक एक करके लिख लेना, ठीक है। पहले सुन लो एक बार एक करके। देखो सबसे पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो देश का सबसे लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 सबसे पहला है, एनडब्ल्यू ने नेशनल वाटरवे 1 नंबर जो है ये आपका, इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1620 किलोमीटर है ना। तो 1620 किलोमीटर है देश का पहला सबसे लंबा, जिसका विस्तार प्रयागराज से और हल्दिया तक मिलता है। विकासात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 3 भागों में इसको बांटा गया है। 3 भाग कैसे बांटे हैं, शुरू होता है प्रयागराज से, खत्म होता है हल्दिया। शुरू होता है प्रयागराज से, खत्म होता है जाकर हल्दिया। तो 3 पार्ट बनाए। एक पार्ट कहा कि सब हम एक डेवलप करेंगे, सबसे पहला हिस्सा प्रयागराज से और कहां तक डेवलप करेंगे, पटना। तो पहला हिस्सा सबसे लंबा भाग है जो प्रयागराज से पटना है। वैसे टोटल 1620 किलोमीटर है, टोटल 1620 किलोमीटर सबसे लंबा यही है। तो बोले कि भाई पहले हम शुरू पहले बनाएंगे पहला पार्ट जिसका नाम होगा प्रयागराज से हल्दिया एनडब्ल्यू 1। फिर दूसरा इन्होंने कहा हम पटना से फरक्का बनाएंगे 460 किलोमीटर, इसको डेवलप करेंगे। फिर बोले हम तीसरा पार्ट इसका डेवलप करेंगे फरक्का से और कहां तक, हल्दिया के बीच में 560 460 और कितना है आपका 600 किलोमीटर। ये एनडब्ल्यू 1 है, मतलब गंगा नदी पर प्रयागराज से और हल्दिया। एनडब्ल्यू 2 बताया, बोले एनडब्ल्यू 2 कहां पर होगा, एनडब्ल्यू 2 होगा सदिया से धुबरी। सदिया से कहां होगा, धुबरी। सदिया से कहां होगा, धुबरी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर होगा, किसका होगा, ब्रह्मपुत्र पर। कुल लंबाई 891 किलोमीटर होगी। नेशनल वाटरवे संख्या 3, नेशनल वाटरवे संख्या 3, नेशनल वाटरवे संख्या 3, केरल से में कोट्टापुरम से कोलम, केरल में कोट्टापुरम से कोलम, केरल में कोट्टापुरम से कोलम 205 किलोमीटर लंबा होगा, 205 किलोमीटर लंबा। केरल में कोट्टापुरम से कोलम, केरल में कोट्टापुरम से कोलम। इसमें नहरें आती है, चंपाकारा नहर और एक आती है उद्योग मंडल नहर। चंपाकारा 14 किलोमीटर और 23 किलोमीटर उद्योग मंडल नहर। ये प्रश्न पूछा है किस नेशनल वाटरवे के मार्ग में चंपाकारा और उद्योग मंडल नहर, नेशनल वाटरवे संख्या 3। ये मैंने सफेद रंग में आपको ये स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी का इसके अंदर लिखा मैंने लिया है। तो आप इन 3 नेशनल वाटरवे को सबसे पहले फटाफट लिखो आप एक बार, मतलब उतना जल्दी नहीं करने की जरूरत है, लेकिन इनको लिखो तीनों को एक बार आप बच्चा बनाओ आप इन तीनों। फिर कल आपको मिट्टी पढ़ा करके और ये बैच जो है अपने ज्योग्राफी में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे कल फिर इसमें, ठीक है। चलो, और फिर जो है यूट्यूब पर अपन आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो कहीं पर मुझे जैसे कमी लगेगी, यहाँ कमी रह गई थोड़ी बहुत, कहीं पर बच्चों को ये बात और बता देते तो वो आपको फिर यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन में कभी प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें भी आपको ऐड करेंगे, उसमें भी आपको बताएंगे, ठीक है। तीनों को जल्दी बनाओ फटाफट, स्पीड से जल्दी से बनाओ इसको तीनों। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदी की है, मतलब टीचर का बेस्ट मैं पढ़ा रहा था। उसमें सब्जेक्ट आता है ना, तो वो सब्जेक्ट अलग से पूछता है, स्पेशल पूछता है। उसमें वो थोड़ा खतरा को, तो उसमें 4-5 घंटा क्लास ले रहा हूँ मैं डेली, तो मेरा सिलेबस बचा हुआ है उसमें, तो इस चक्कर में थोड़ा सा जो है मैं परेशान हो गया खुद ही। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जलमार्ग, हाँ अच्छा रख दो। काकीनाडा व पुडुचेरी के बीच में, काकीनाडा पुडुचेरी के बीच में गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य आएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में। कुल लंबाई 1078 किलोमीटर, कुल लंबाई कितनी है, 1078 किलोमीटर, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे संख्या 5 मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी के डेल्टा क्षेत्रों में है, जिसकी कुल लंबाई 588 किलोमीटर, 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 100, इसको याद रखना अच्छे से, पेपर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, यही पूछ लेगा पेपर में, यही आ जाएगा। ताप्ती नदी पर है, गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्यों में फैला हुआ है, ताप्ती पर गुजरात महाराष्ट्र, यही पूछ ले 111 कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों। तो गुजरात महाराष्ट्र में ताप्ती पर है, ज्वारी पर है 111 और मांडवी पर है 68, मांडवी वाले ज्वारी पढ़ रहे तो मांडवी रखना है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी नेशनल वाटरवेज है, तो ये नेशनल वाटरवेज एक बार इनको लिख दो आप जल्दी से, फटाफट उतार दो इनको। आप राजस्थान से ही है ना, हाँ जी बिल्कुल, मैं विशुद्ध रूप से राजस्थान का हूँ, है ना, शुद्ध रूप से राजस्थान का हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जल्दी लिख दो, फिर अपन आगे बात करते हैं इस पर। 12 लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अधिक है, और राष्ट्रीय स्तर के 200। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 12-13 पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के पोर्ट हैं, मतलब काफ़ी बड़े हैं। लिख दिया? 200 से ज़्यादा जो आपके 12 लगभग सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अधिक है, और राष्ट्रीय स्तर के 200। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 12-13 पोर्ट हैं और 200 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के पोर्ट हैं, मतलब काफ़ी बड़े हैं, ठीक है ना? काफ़ी बड़े हैं, ठीक है ना? तो ये एक बार लिखो आप, भले ही देश में 12 राष्ट्रीय और 200 आपके 200 राष्ट्रीय, 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। अभी तो जैसे विजिंगम ये पोर्ट बन गया, कहाँ पर आपका ये केल केंद्र हो गया विजिंगम। वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंद्रा पोर्ट गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो अब मैं एक बार इसमें आपको अब बताऊंगा बस केवल खाली, अब लिखवा नहीं रहा हूँ आगे, आगे लिखवा नहीं रहा हूँ, आगे सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना? आधा मैं लिखवा दिया, आधा सिर्फ बताऊंगा, आधा लिखवा आधा बता करके आपको, और फिर आपकी क्लास को ऑफ कर देंगे, ये कंप्लीट करवा करके फिर घर पे बैठ के आधा घंटा लिख लेना बैठ कर, ठीक है ना? तो आप देखो कि जो महत्वपूर्ण 12 पोर्ट है उनमें कौन कौन सबसे महत्वपूर्ण है। एक नंबर कांडला पोर्ट है, कांडला। देखो यहाँ पर पाकिस्तान में था कराची बंदरगाह, तो ये पाकिस्तान में चला गया, तो जब पाकिस्तान में चला गया तो फिर भाई क्या करते हैं, फिर नया इसका विकल्प बनाना पड़ा कांडला, ज्वारी बंदरगाह है, क्योंकि जब हाई टाइड आता है, हाई टाइड का मतलब हो गया कि ऊपर पानी चढ़ता है, ठीक है ना? तो जब पानी ऊपर रहता है तो जहाज उस ऊपर के साथ में पानी, जब पानी का लेवल ऊपर रहता है मतलब उच्च ज्वार है या ज्वार की स्थिति है, ज्वार की स्थिति में पोर्ट के पास में जहाज आ जाते हैं, ठीक है ना? और फिर जब पानी नीचे जाता है तो उसके साथ पानी के साथ में नीचे वो चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं ज्वारी बंदरगाह। इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है, एकमात्र ज्वारी बंदरगाह कौन सा, कांडला। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया, इसका मतलब कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा एक बंदरगाह आपका आता है महत्वपूर्ण, इसको बोलते हैं मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट बोलते हैं। मुंबई जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह यह प्राकृतिक है, भारत का सबसे बड़ा कोई पोर्ट है तो भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो ये आपका मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, ठीक है ना? तीसरा देखो, मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा है, शिप भी ज्यादा आएंगे, ज्यादा सिपाही भीड़ ज्यादा रहेगी, कार्यभार ज्यादा होगा। इस कार्यभार को कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए नया बंदरगाह बनाया गया इसके दक्षिण में, तो एक मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये पनवेल एक जगह पड़ती है मुंबई के निकट, और उस पनवेल के निकट में एक स्थान पड़ता है न्यावासोवा, उस न्यावासोवा में बनाया गया, बाद में पंडित नेहरू जी के नाम पर इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा ये जो है कंटेनर डिपो है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कंटेनर डिपो। कंटेनर कंटेनर होते हैं, लोहे के डिब्बे होते हैं जिनमें सामान ला ले जाया जाता है, तो पनवेल के निकट न्यावा मुंबई में जो है पनवेल के निकट न्यावासोवा में है, और मुंबई के बंदरगाह को कार्यभार कम करने के लिए। अगला गोवा के अंदर पड़ता है मारमागांव बंदरगाह, ये गोवा में। फिर आपका आता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, फिर आता है नीचे कोची बंदरगाह। कोची प्राकृतिक बंदरगाह, ध्यान रखना, कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल, अकेले केरल में, ध्यान रखना। फिर नीचे आपका आता है तुतिकोइन, वीओ चिदंबरनाथ बीसी का नाम है, और तुतिकोइन भारत का दक्षिणतम और एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये भारत का सबसे दक्षिण बंदरगाह कौन सा है, ये आपका कौन सा आएगा, तुतिकोइन आएगा, ठीक है ना? फिर इसके बाद में एक बंदरगाह पड़ता है चेन्नई, चेन्नई भी कृत्रिम बंदरगाह 1881 के आसपास शायद ये विकसित किया गया था, 91 में था ऐसा वर्ष था इसका। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई बंदरगाह, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बंदरगाह है। फिर आपका ऊपर जाओगे विशाखापट्टनम, एक चट्टान है इसके नजदीक में, उसको बोलते हैं डॉल्फिन नोच। डॉल्फिन नोच से घिरा हुआ है, काफी सुरक्षित बंदरगाह है। पूर्वी तट के ऊपर सबसे गहरा बंदरगाह कोई है तो वो कौन सा है, विशाखापट्टनम है, और ये कृत्रिम प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोच चट्टान से घिरा हुआ है। एक और पड़ता है महानदी के मुहाने पर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, तो महानदी के मुहाने पर है उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। एक हल्दिया बंदरगाह भी पड़ता है आपका, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल नदी मुख बंदरगाह है, और एक आपका पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछता है भारत का दक्षिणतम बंदरगाह, तो वो कर देते हैं पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर नहीं आएगा, तो वो आएगा आपका कौन सा, वो आएगा कौन सा, इसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर की जगह कौन सा आएगा, तो ये आएगा आपका दक्षिणतम तुतिकोइन आएगा, ठीक है ना? कुछ और महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिनका नाम मैं आपको अगर बताऊं तो आप समझेंगे इस चीज को, इसको आप समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जैसे अडानी समूह के द्वारा संचालित आपका मुंद्रा पोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे गुजरात का पोर्ट बंदर है, गुजरात में वरसावल है, भावनगर है, भैरोच है, सूरत बंदरगाह है, ये गुजरात के अंदर है सब। फिर आपका महाराष्ट्र में रत्नागिरी बंदरगाह है, गोवा में पणजी बंदरगाह है, नीचे अलपुजा बंदरगाह केरल के अंदर है, नागरीपट्टनम आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंदर ही आपका पड़ता है कट्टापुल्ली एन्नोर, कट्टापुल्ली एन्नोर चेन्नई, और एक कौन सा नागरीपट्टनम है। ऊपर एक कृष्णापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, कृष्णापट्टनम मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना? ये कोट्टापुल्ली एन्नोर ये नीचे की तरफ पड़ते हैं तमिलनाडु को, आंध्र में आपका कृष्णापट्टनम है, मछलीपट्टनम है, काकीनाडा है, विशाखापट्टनम है इधर नजदीक में, पारादीप कौन सा है आपका, हल्दिया बंदरगाह है। तो ये तमाम कुछ ऐसे बंदरगाह भी हैं जो काफी आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? इनको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे, अब आते हैं वायु परिवहन पर, वायु परिवहन पर आते हैं, वायु परिवहन पर आते हैं, ठीक है? देखो विश्व में सबसे पहली वायु डाक सेवा जो शुरू हुई, वो विश्व में पहली वायु डाक सेवा जो शुरू हुई, वो पहली विमान वायु डाक सेवा ना, तो विमान डाक सेवा जो पहली शुरू हुई वो 1911 में शुरू हुई, 1911 में हुई, और ये इलाहाबाद और नैनी के बीच में सबसे पहले संचालित की गई। इसको पहली बार चलाया गया इलाहाबाद और नैनी के बीच में, इलाहाबाद और नैनी के बीच में चलाया गया, ठीक है ना? पहली वायु डाक सेवा थी विश्व के अंदर, और ये थी कहाँ, इलाहाबाद नैनी के बीच में 1911। फिर 1953 में जाकर के, और 1953 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कर दी गई, और जमशेदजी टाटा वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट, पहले भारतीय जो एयरक्राफ्ट जो पायलट थे वो पहले व्यक्ति कौन थे, जमशेदजी टाटा, इनको लाइसेंस मिला वायुयान चलाने का, ठीक है ना? यहाँ सर आप ट्रेंड है, आप वायुयान चला सकते हैं। तो वायुयान चालक पहले कौन थे, तो जमशेदजी टाटा थे हमारे, ठीक है ना? 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई, बाद में हमें स्वतंत्रता मिल गई, इंडियन नेशनल एयरवेज चलाती है ना ये कंपनी, तो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। फिर 53 20 साल बाद स्वतंत्रता के बाद में जो ये एयर ट्रांसपोर्ट था इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण वायु परिवहन का, और ये कंपनी सरकार के पास चली गई, और सरकार ने 2 निगम बनाए, एक तो भारतीय विमान निगम बनाया, है ना? तो एक तो आपका भारतीय विमान निगम बना, एक ना एयर इंडिया। देखो भारतीय विमान निगम जो है ना, वो देश के आंतरिक भागों में वायुयानों का संचालन करता था, जैसे दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से पटना, दिल्ली से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, मतलब देश के अंदर अंदर जितने भी वायुयान संचालन होगा उसका काम कौन देखता था, आपका इंडियन विमान निगम, भारतीय विमान निगम। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को देखने का काम करता था एयर इंडिया, एयर इंडिया करता था, ठीक है ना? तो एयर इंडिया करता था। फिर 1981 वायुदूत सेवा शुरू, हेलीकॉप्टर सेवा थी, देश के दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए ये कौन सी थी, वायुदूत सेवा शुरू की 1981, जहाँ एयरपोर्ट नहीं है। आज तो देश में एयरपोर्ट बहुत स्पीड से बन रहे हैं। उड्डयन मंत्री जो है, नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, वो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है कि हर 50वें दिन हम एक नया एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो अब तो देखो कितनी संख्या हो जाएगी, 365 दिन होते हैं, मतलब हर साल आप देख लो, है नहीं, हर 2 महीने में एक बन रहा है, तो हर साल अगर 5-5 6 एयरपोर्ट अगर देश में बनेंगे तो इसका मतलब बहुत सारी संख्या हो जाएगी, है कि नहीं? छोटी दूरी के वायुयान भी खूब सारे मिला करेंगे। हाँ भाई, जैसे पटना से गया जाना है, मिल जाएगा, पटना से दरभंगा मिल जाएगा, दिल्ली से जयपुर मिल जाता है, नहीं नहीं बैठे, ठीक है ना? एयर इंडिया कर दिया उसका नाम, और वो निगम आपका बना कौन सा, तो वो निगम बना कौन सा, एयर इंडिया बना 2007 के अंदर जो है, वर्ष 2009 के अंदर जो है दोनों का विलय कर दिया गया, एयर इंडिया रह गया। बाद में एयर इंडिया का भी क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 अप्रैल 1995 में एएआई द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है ना? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान
पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1995 में। और भारत में वायु जितने भी आपके एयरपोर्ट है, इनको संचालित कौन करता है, कौन चलाता है, तो इनको चलाने का काम कौन करता है, तो ये करता है आपका एएआई करता है 1995 में। देखो 2019 एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 2019 एसएससी सीजीएल, एसएससी एसएससी सीजीएल, ये प्रश्न पूछा गया कि देश में टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देश में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देखो कुल अंतर्राष्ट्रीय, अभी कोई एग्जाम में तो कोई आया नहीं कहीं पर भी ऐसा, सीजीएल के बाद तो देखने को मिला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इनकी संख्या इसमें पूछी गई, तो इसकी संख्या है 34। और वैसे आप देखोगे ना तो एनसीईआरटी में तो 17 ही लिखे हैं, तो 17 तो नहीं है, 17 से ज्यादा ही है, 100, हाँ पुराने जो नोट्स थे उसमें 24 137, एआई के द्वारा 137 हवाई अड्डे जो संचालित है। हाँ तो इसलिए जो आप देखोगे अभी देश में 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपके संचालित है, ये 34 हवाई अड्डे आपके चलाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 4-5 हवाई अड्डों में आप एक देखते हो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। राजीव गांधी हवाई अड्डा आपका हैदराबाद के अंदर है। कोची हवाई अड्डा ये विश्व का पहला जो है सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है, और ये जो है आपका पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित ये संचालित होता है। कैंपेगौड़ा आपका बेंगलुरु के अंदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज आपका जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। सरदार पटेल कहाँ पर है, अहमदाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पर, उत्तर प्रदेश नोएडा में, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय अभी शुरू होने वाला है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय आपका यहाँ पर नोएडा के अंदर है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर के अंदर है। गोपीनाथ बारडोई गुवाहाटी असम के अंदर है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी के अंदर है ना। और चौधरी चरण सिंह जो है, ये चौधरी चरण सिंह आपका लखनऊ के अंदर है, ठीक है ना, लखनऊ के अंदर है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय जयपुर में है। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय, मैं जो नाम बोल रहा हूँ लिख लेना, ये सारे बोल नहीं रहा हूँ, खाली लिख लेना इनको सबको। गुरु रामदास जी अमृतसर में, शेष आलम श्रीनगर में है, शहीद भगत सिंह अमृतसर में है ना। तो ये तमाम जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है ना, ये सब आपको देख लेना है। तो कैंपेगौड़ा जरूर याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर है, नहीं कर्नाटक बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। और केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय, कोच्चि कालीकट कुन्नूर, कोच्चि कालीकट कुन्नूर, और इसके अलावा कोच्चि कालीकट कुन्नूर और तिरुवनंतपुरम, ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ ये आपका केरल आ जाएगा। तो केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कुन्नूर कोच्चि कालीकट, कैसे स्टार्ट होते हैं, कैसे कोच्चि, कैसे कुन्नूर, कैसे कालीकट, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये कुल मिला के आपके कुछ और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम मैं आपको बताऊंगा, बता ही दिया। दाबोलिम गोवा के अंदर है। बागडोगरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। जयप्रकाश नारायण अपना पटना वाला ये जेपी, ठीक है ना। वीर सावरकर कहां पर, पोर्ट ब्लेयर। सोमा हवाई अड्डा था पोकयांग या पाक्योंग है वो, सोमा हवाई अड्डा था पाक्योंग, सोमा हवाई अड्डा बना था अंतर्राष्ट्रीय नहीं, सोमा था, सोमा हवाई अड्डा पाक्योंग है, पाक्योंग, पाक्योंग सिक्किम, सिक्किम है, पाक्योंग का है सिक्किम। और बेटा एक और आपको बताऊं कि 25 दिसंबर 2025, 25 दिसंबर 2025 नवी मुंबई, नवी मुंबई अभी बस 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी हुआ है ना। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, नवी मुंबई। तो आकाशवाणी समाचार, इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर आज पहला वाणिज्यिक विमान सफलतापूर्वक उतरा। इंडिगो A320 ने मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान भरकर सीधे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस सफल लैंडिंग के बाद विमान को एक हवाई सैल्यूट दिया गया। प्रमाण परीक्षण में लैंडिंग की तकनीक, मूल्यांकन और टेक ऑफ कौशल को भी शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र नगर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडको के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, है ना। ये जो है इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें ये देश का कौन सा है, इस तरीके की कई सारी चीजें इसमें मतलब नहीं दी है ना। अडानी की नई मुंबई एयरपोर्ट शुरू हुआ, यात्रियों का आना जाना, अडानी की नई मुंबई, अच्छा अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है ना, नई मुंबई को अडानी ग्रुप ने इसको बनाया है, मोदी जी ने उद्घाटन किया है। और ये जो है इसमें यार कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो इसमें पता चले कि जो है ये कौन सा है देश का, ठीक है। चलो आएगी इसकी जानकारियां आएंगी तब बताएंगे देश में कौन सा है ये, है ना। अब हालांकि होगा ही, लेकिन मेरी नजर में नहीं आ रहा ये कौन से नंबर का हो गया। अब 137 से ज्यादा ही है ना, 137 से ज्यादा ही है ना, ठीक है ना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो संख्या है वो दिख नहीं रहा है यार। हाँ दिख जाएगा अब की बार, कुछ मिला है ना, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं दे रखा है। तो नहीं इसमें दे रखा है, अडानी ग्रुप ने इसको बनाया ना। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, नवीनतम तकनीकी पर आधारित हवाई अड्डे जिनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है उनको ग्रीनफील्ड कहते हैं। तो नवीन तकनीकों पर आधारित है तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ठीक है ना। चलिए फिर बाकी कल करते हैं, मिट्टी का लास्ट क्लास तुम्हारी, ठीक है। थैंक यू।